हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म्स अगेन, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेट एनईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। हम लोग का टारगेट है कि आप लोग को प्रोवाइड करना जितने भी प्रीवियस में पूछा गया गेट एनईएससी में क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन विथ थ्योरी। एंड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को और प्रोडक्शन का चल रहा था हम लोग का थर्ड चैप्टर, दैट इज आवर मेटल फॉर्मिंग। यानी कि मेटल फॉर्मिंग में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रीवियस गेट में उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे विथ थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैकेनिकल के जितने भी अदर सब्जेक्ट है उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको अगर अदर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख लेना, वहाँ से भी आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 11th आ जाएगा बिकॉज इससे पहले आपका 2 लेक्चर आ चुका है मेटल फॉर्मिंग में एंड इससे पहले हम लोग का लगभग 30 लेक्चर आ चुका है प्रोडक्शन में, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो वो सभी को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट या फिर जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को लगाइए, आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आता है तो यू कैन पॉज एंड सॉल्व द वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, देन उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, देन आप सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको 2002 में पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड हम लोग देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो सीरीज चल रहा है सिर्फ आप लोग के लिए मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं डील कर रहा हूँ प्रोडक्शन को, इसके अलावा आपको थर्मोडाइनमिक्स भी मिल रहा है, फ्लूइड भी मिल रहा है और सभी सब्जेक्टों का सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं गेट एनईएससी में सभी। और ये आपको टोटल का टोटल जो सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है, तो ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में, देखो ये पीपीटी बनाने में जो है एक एडिटर काम करता है, इसके अलावा वीडियो को अपलोड करना उसके लिए क्रिएटर टीम पूरा काम करता है और हम लोग को पे करना पड़ता है। बट आप लोग को फ्री में मिला जा रहा है, जितने भी कंटेंट है वो आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एटलीस्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप एटलीस्ट आप वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वॉच टाइम दो, यानी देखो। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो मैं बात कर, अगर नहीं यूजफुल है तब आप मत देखो, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर यूजफुल है तो आप वीडियो को देखो, उसको लाइक करो, ठीक है, कमेंट करके अप्रिशिएट करो, ताकि कोई भी जो टीचर या क्रिएटर है जो काम करता है उसको अच्छा लगे अपने काम में। भाई अप्रिशिएट, लड़का लोग को हेल्पफुल हो रहा है, उन लोग कमेंट करता है, उन लोग के लिए नीड है, जरूरत है, तो हम लोग उसमें काम करने में अच्छा लगता है, मेहनत करने में अच्छा लगता है। बिकॉज यहाँ पे जितनी चीज़ें है इस सब का कॉस्ट हम लोग को पे करना पड़ता है, एक टेक्निकल टीम को, टीचर जितने सबको पे करना पड़ता है, पीपीटी बनाता है, क्रिएटिव टीम को पे करना पड़ता है। बट आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। आपका काम क्या है, बस देखना, उसको थोड़ा बहुत लाइक करना, अप्रिशिएट करना, कमेंट वगैरह करना और शेयर करना। बट आप लोग ये चीज़ कर नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो आप लोग शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, बस वीडियो देख के छोड़ देते हो। तो ये चीज़ जो है एक टीचर के लिए उसको भी मेहनत करने में अच्छा नहीं लगता, हम लोग को भी, बिकॉज इसके पीछे जो है काफ़ी अच्छा खासा कॉस्ट पे करना पड़ता है। इसी चीज़ को अगर हम लोग पेड कोर्स बना देते हैं, ठीक है, तो फिर अच्छा खासा सेल हो जाता है। बट आप लोग को फ्री देते हैं तो आप लोग शेयर नहीं करते हो। तो अगर फ्री देके हम लोग अपना 100% अपने हैंड से काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने तरफ से कुछ भी सपोर्ट कीजिए आप, ठीक है। ऐसा अगर नहीं होगा तो इस सीरीज को भी हम लोग को बंद करना पड़ेगा। और ऐसा अगर चलता रहा तो आप देखिएगा कि और कुछ 5-10 लेक्चर के बाद ये सीरीज पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। हो सके तो सारे को आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, मीन्स पेड कर दिया जाएगा। वही बच्चा देख पाएगा जो कि पेड कोर्स में इसको परचेस करेगा, फिर पेड कोर्स लेगा। रिस्पॉन्स क्या, रीजन ये है कि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यही वाला चीज़ को पेड कोर्स करके जो है बेचा जाता है। तब आप जब लेते हैं गेट का पूरा मैकेनिकल का कोर्स हम ही लोग पढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कोई अदर प्लेटफॉर्म में, मैं नाम नहीं लूँगा, अदर प्लेटफॉर्म में इसी को आप देते हैं पर पूरा का पूरा कोर्स पे करने के लिए 50-60 हज़ार पे करते हैं, तब यही सॉल्यूशन हम ही लोग पढ़ाते हैं और वहाँ पे देते हैं। बट यहाँ पे वही वाला चीज़ को मैं आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पूरा का पूरा आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ मैकेनिकल का एमसीक्यू सॉल्यूशन नहीं, आप लोग को पूरा का पूरा लेक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे हम लोग जहाँ पे पेड देते हैं। जैसे चलिए मैं, आप जानते होंगे अनअकैडमी वगैरह में, तो वहाँ पे आपको पेड दिया जाता है। तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर कोई चीज़ मेहनत कर रहे टीचर आप लोग के लिए फ्री प्रोवाइड करने का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग तो आपसे पैसा नहीं मांग रहे, फ्री कॉस्ट में दिया जा रहा है, तो आप लोग एटलीस्ट अप्रिशिएट कर ही सकते हो टीचर को, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पे मैं आप लोग के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर अपने हैंड से हम लोग जितना हो सके आप लोग के लिए करेंगे। जहाँ हम लोग को लगेगा कि नहीं अब कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, आई मीन आप लोग के लिए ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, फिर इन कर दिया जाएगा, तो सीरीज़ को बंद कर दिया जाएगा। खैर चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 2002 में, जैसे मैंने कहा, 1 मार्क का पूछा गया था। पूछा ये क्वेश्चन गया है कि डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल विथ वर्क हार्डनिंग, यानी कि किसी भी मटेरियल का जो वर्क हार्डनिंग जब करते हैं तो उसके साथ उसका डक्टिलिटी क्या होता है,
इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम रहता है, फिर अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि हम लोग कह नहीं सकते हैं कि उसका डक्टिलिटी बढ़ेगा या घटेगा। कब बात किया, जब हम लोग वर्क हार्डनिंग करते हैं। अब हम लोग को समझना पड़ेगा वर्क हार्डनिंग क्या होता है। मैं आपको बता चुका, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। वर्क हार्डनिंग को अगर आपको याद नहीं होगा तो चलिए मैं लिख देता आपको स्ट्रेन हार्डनिंग। अब याद आ रहा क्या, मैं आपको बताया था क्या होता है, याद कीजिए थोड़ा सा। मैंने ये बताया था कि जब भी हम लोग कोई किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन ही कहते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ है उसका चेंज लेंथ कैसे होगा, या तो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव तब जाके चेंज लेंथ होगा, यानी डिफॉर्मेशन कर रहे हैं उसको, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। चलो, तो जब हम लोग डिफॉर्मेशन करते हैं तो होता है एक्चुअल में क्या है, वो जो बॉडी का हार्डनेस है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है। ये मैं आप लोग को बताया था कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसके अंदर ये मेरा ग्रेन्स रहता है, ठीक है, क्या रहता है, मेरा ग्रेन्स रहता है, और कोई भी मान लो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या किए, मान लो कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लो कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं, अब इसमें कर रहे तो क्या था, ग्रेन्स वगैरह जो छोटा छोटा हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए तो मेरा ग्रेन्स जो छोटा ही होना है, ठीक है। अब ये ग्रेन्स क्या हो गया, मेरा छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पहले मेरा ग्रेन था, ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्स। जब फोर्स अप्लाई किए तो ग्रेन मेरा हो गया छोटा। जब छोटा होता है, जब प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री जनरेट होता है। ये ग्रेन बाउंड्री यहाँ पे चारों तरफ ग्रेन बाउंड्री जनरेट हो जाता है, और ये जो ग्रेन बाउंड्री होता है ना, ये आपस में और ज़्यादा इन दो सबको चिपक जाता है, आपस में ग्लू की तरह काम करता है। और जब ये ग्रेन बाउंड्री होता है, ये जो रेड कलर का, ये मेरा क्या है, ग्रेन बाउंड्री है, और ये ग्रेन बाउंड्री जो होता है वो मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन ग्रेन, ठीक है। ग्रेन बाउंड्री मेरा ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है देन दी ग्रेन, स्ट्रोंगर ये मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ देता है उस मटेरियल को। समझ आ रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे सर हम लोग किसी में अगर फोर्स अप्लाई करके उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं तो सर ये हार्ड कैसे होगा, तो टूटना चाहिए। ये कब होता है, जब हम लोग वर्क हार्डनिंग, यानी कि देखो यहाँ स्पेशल कहा गया वर्क हार्डनिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी ये वर्क हार्डनिंग कहाँ किस पॉइंट में आता है, ये हम लोग का जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता है, यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं इलास्टिक पॉइंट, फिर अपर लिप पॉइंट, लोअर लिप पॉइंट, फिर यहाँ पे जाते हैं अल्टीमेट के बाद फ्रैक्चर होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस पॉइंट में मुझे मिलता है येल्ड पॉइंट, अपर येल्ड पॉइंट मिलता है, तो यहाँ जो मुझे येल्ड पॉइंट मिलता है इसके जस्ट हम लोग उसके थोड़ा सा स्लाइटली अगर ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तब ये जो पॉइंट होता है यहाँ तक मुझे वर्क हार्डनिंग काम करता है, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग इधर इधर तक फोर्स अप्लाई कर देंगे तब वो तो ब्रेकिंग यानी कि प्लास्टिक रीजन में आ जाता है, बिकॉज यू नो दैट इधर मेरा प्लास्टिक रीजन हो जाता है, ठीक है, इधर क्या आ जाता है मेरा, इधर आ जाता है मेरा इलास्टिक रीजन और इधर हो जाता है मेरा प्लास्टिक रीजन। यानी इलास्टिक जहाँ पे मेरा फोर्स लगाने से रीजन लौट के आ सकता है सेपरेट साइज में, यहाँ मुझे लौट के नहीं आता, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो मेरा ये येल्ड पॉइंट होता है, इस पॉइंट से स्लाइटली अगर थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं ना तो वो मेरा कैसा होता है, वर्क हार्डनिंग होता है। यानी वहाँ पे क्या होता है, वो ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलास्टिक से प्लास्टिक में वो कन्वर्ट होता है। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, मेरा जो ग्रेन्स रहता है ना, वो तो अभी तक तो मेरा इलास्टिक था, इलास्टिक मतलब फोर्स अप्लाई कर इसको बस शेप चेंज हो रहा, मतलब जो गोल था ना ये मान लो इस तरह का कुछ हो गया, अपना शेप को चेंज करा, लेकिन ये ग्रेन जो है वो न्यू ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट को जैसे पार करता है तो फोर्स अप्लाई करता है तो छोटा छोटा ग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब स्टार्ट होता है ना, तो आपको पता है कि जब दो मेटल को रगड़ा जाता है, दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई किया जाता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन के चलते ये हीट होता है और हीट के चलते ये मेल्ट करता है, और थोड़ा थोड़ा जब मेल्ट करता है तो चिपक जाता है, जब वो सॉलिड हो जाता है फिर ठंडा होता है तो चिपक जाता है। तो चिपकने चलते, और ये पहले देखो ये दोनों मेरे अलग अलग मेटल था, दोनों को साथ में रखे सटा के जब इसमें हीट जनरेट होता दोनों चिपक गया, तो मतलब और ये ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बताओ ये जो हम लोग रखे थे ये मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर बाद में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बोलेंगे सर बाद में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो होता है ग्रेन बाउंड्री वो ज़्यादा होता है। अब देखो मेरा स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ गया, यानी क्या समझे कि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मेरा मटेरियल जो होता है ज़्यादा वो मेरा क्या होने लगता है, उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने लगता है या फिर ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो अगर मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा मेरा हार्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हार्डनेस भी बढ़ते जाएगा, अगर हार्डनेस मेरा बढ़ेगा तो डक्टिलिटी मेरा क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे मेरा डक्टिलिटी क्या हो जाता है, घटते जाएगा, किस केस में, वर्क हार्डनिंग में। अब बोले कि सर क्या ये येल्ड पॉइंट के बाद अगर आएंगे तब भी क्या मेरा इलास्टिसिटी जो है वो मेरा घटते रहेगा, बिल्कुल वो घटते ही जाएगा, घटते ही जाएगा, क्योंकि वो ब्रेकिंग में जा रहा है ना, तो डक्टिलिटी घटते ही जाएगा, तो डक्टिलिटी घटता है। समझ आ रहा कि नहीं। और अगर ब्रेकिंग का बात करें, सर ये जो हार्ड हुआ आगे भी हार्ड होते जाएगा, नहीं, हार्डनेस एक रीजन तक ही होगा, उसके बाद वो ब्रेक ही कर जाता है ना, लेकिन कुछ रीजन तो येल्ड पॉइंट के आगे तक ही मेरा हार्ड और ज़्यादा हार्ड हो जाता है मटेरियल, उसके बाद वो ब्रेकिंग जाता है तो फिर ब्रेक कर जाता है। समझ आ रहा कि नहीं। यहाँ पे बस डक्टिलिटी का बात पूछा गया था, तो भाई जैसे जैसे वर्क हार्डनिंग की ओर जाते हैं मेरा मटेरियल का डक्टिलिटी मेरा घटता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हार्डनेस बढ़ता है तो डक्टिलिटी मेरा घटेगा। समझ आया। चलो मैं आप लोग के लिए हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन का MCQ ना बताऊँ,
पीछे का फैक्ट बताए हुए बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाया जाए, ताकि आप लोग क्लियरली समझ पाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको कोई भी फर्दर इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाने में, राइट। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, ये पूछा गया था 2003 में, आपको मैकेनिकल को पूछा गया था, 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखो इतना इजी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ब्रास क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ब्रास इज अ टाइप ऑफ एलॉय, मैं इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको पढ़ा चुका हूँ। इट्स एन टाइप ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जब हम लोग कॉपर और जिंक को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये मेरा बनता है ब्रास, और जब हम लोग कॉपर एंड टीन को मिलाते हैं तो बनता है मेरा ब्रॉन्ज विच इन कॉपर बेस्ड एलॉय होता है, ठीक है। और मेरा ब्रास मटेरियल का एक मेरा बिलेट है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। बिलेट का क्या है मेरा मटेरियल है। अब क्या हो रहा है भाई, ये इसको हम लोग एक्सट्रूज करते हैं। एक्सट्रूजन आपको क्या होता था, आपको याद होगा किस तरह का हम लोग रहता था। यहाँ पे हम लोग मटेरियल बीच में डालते थे और यहाँ पे हम लोग रैम के थ्रू इसको हम लोग प्रेशर अप्लाई करते थे। कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू यहाँ से मुझे मटेरियल जो होता है वायर का फॉर्म में निकलता था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली क्या होता है एक्सट्रूजन। देखो एक्सट्रूजन मेरा हॉट भी होता था, कोल्ड भी होता था। जहाँ पे हम लोग हॉट वाले में क्या करते थे, प्रेशर हम लोग जो है कम अप्लाई करते थे, टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई करते थे, और अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में इसको हम लोग काम करते थे। लेकिन कोल्ड वर्किंग में लोग प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर कम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा था, इसके रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए बेसिकली क्या हम लोग करते हैं, देखो कंटेनर के अंदर मेरा मेटल का ब्लेड रहता है, और मेटल का ब्लेड जो रहता है ना यहाँ पे हम लोग करते हैं रैम के थ्रू यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। जब हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक्सट्रूजन के थ्रू मेरा एक पतला वायर के फॉर्म में जो भी मेटेरियल, जैसे कॉपर डाले तो कॉपर का पतला तार मुझे मिल गया। कोल्ड वर्किंग में भी सेम चीज करते हैं, यहाँ पे बीच में रहता है मेटल, यहाँ रैम के थ्रू हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, मुझे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट मिलता है। देखो एक्सट्रूजन से 2 ही चीज याद रखना कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा वायर के फॉर्म में मुझे कोई भी चीज को वायर के फॉर्म में मतलब पतला, वो भी स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। अगर मुझे स्ट्रेट चाहिए वायर के फॉर्म में कोई चीज को कन्वर्ट करना है तो हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा के विद द हेल्प ऑफ रैम के थ्रू हम लोग एक्सट्रूज कर सकते हैं वायर को। तो ये मेरा कहलाता है एक्सट्रूजन। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक सेकंड, ये मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन है कि हम लोग एक ब्रास ब्लेड को एक्सट्रूड कर रहे हैं फ्रॉम द इनिशियल डायमीटर। पहले उसका डायमीटर कितना था, 100 mm था, फिर फाइनल डायमीटर मेरा 50 mm का, तो पतला निकल गया। पहले मान लो 100 mm का था, इतना था, ठीक है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा 100 mm का है। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो कोई भी करा देता है। आप बुक में भी देख सकते हो, सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है। आप कोई भी देखो गेट का प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक उठा लो, आप बुक जाकर खरीद लो, मेडी जी का और सारे का, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अंतर क्या, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको समझो। आप एक ही क्वेश्चन पढ़ो, 2 क्वेश्चन पढ़ो, 5 क्वेश्चन मेरे से पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो आपको इतना अच्छे तरह से समझना चाहिए कि सामने वाले को समझा सको और खुद भी समझ जाओ अच्छी तरह से। तो ये हो गया मेरा 50 mm का डायमीटर हो गया, यानी घट गया, मैंने एक्सट्रूजन किया गया। नाउ यहाँ पे ये बोल रहा है ना, द वर्किंग टेम्परेचर, जो वर्किंग यानी कि ऑब्वियसली बात है, हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वर्किंग टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस है एंड एक्सट्रूजन कांस्टेंट इज 250 मेगापास्कल। तो बोला फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सट्रूजन, यानी सिंपल सा बात है, यहाँ पे फोर्स मुझे फाइंड करना है कि फोर्स क्या लग रहा है ड्यूरिंग एक्सट्रूजन, कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है जिससे मेरा 100 mm का डायमीटर 50 mm में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे ये मेरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं मुझे क्या क्या दिया गया। देखो यहाँ जो एक्सट्रूजन कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एक्सट्रूजन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू मुझे कितना दिया, 250 मेगापास्कल। इसको अगर मेगा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 250 इंटू 10⁶, और पास्कल क्या होता है, प्रेशर अपन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर होता है, फोर्स अपन एरिया होता है, ठीक है। पास्कल ने प्रेशर का यूनिट होता है, और प्रेशर यानी फोर्स अपन एरिया, फोर्स मतलब न्यूटन और एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर। तो 250 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया के का वैल्यू विच इज एक्सट्रूजन कांस्टेंट, ठीक है। के का वैल्यू मुझे मिल गया। और क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया 2 को, इनिशियल और फाइनल डायमीटर। तो ले लेते हैं, D1 डायमीटर मेरा कितना था, 100 mm का था। जब इसको हम लोग देखो, ये मेरा जो है आपका के एक्सट्रूजन कांस्टेंट है वो मेरा मीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बताए थे कि भाई mm से हम लोग जा रहे हैं किस में, मीटर में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। तो बड़ा जा रहे हैं ना, बड़ा की ओर जा रहे हैं तो हम लोग छोटा कर देंगे, इसको मतलब डिवाइड कर देंगे कितना से, आपका 1000 से, यानी कि कर देंगे हम लोग 10 इंटू 10⁻³ या तो ये लिख सकते हो, या फिर अलग बात है कि 100 इंटू डिवाइड कर दो आप 1000। यही चीज को हम ऊपर ले गए तो लिख दिए ये इतना, इंटू ऊपर ले जाएंगे यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3, ऊपर ले गएंगे तो 10⁻³ हो गया, दैट्स इट, कुछ नहीं किए, ठीक है। चलो
तो हम लोग ये चीज़ कर दिए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना मेरा 10 टू द पावर माइनस रहता है उतना मेरा पॉइंट इधर मेरा घसक जाता है। तो 3 है यानी कि 1 2 3 यानी कि 0.1 आ जाएगा, इज इक्वल टू बोल सकते हैं 0.1 मीटर। तो ये हो गया मेरा D1 इक्वल टू मेरा निकल गया। अब देखते हो उसी तरह D2 दिया गया, सेम उसी तरह करेंगे 50 mm करेंगे, इज इक्वल टू 50 इंटू कर 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 3 है यानी कि 1 2 3 यानी कि 0 पॉइंट आ जाएगा, 0.05 मीटर में कन्वर्ट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 डिवाइड करो आप 1 2 3, एक से एक कटा, यहाँ से 5 से कटोगे तो 5 2 0 1/20, तो आप 1 से 20 को डिवाइड करो, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट डालेंगे 10 आएगा, क्या 10 से डिवाइड नहीं और डालेंगे तब जगह 100 होगा, फिर 20 25 100, 25 जाए 100, तो 0.05। समझ रहे हो ना, बस आपको एक बार समझा दे रहे हैं कि यूनिट कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का यहीं पे गलती कर जाता है, अगर थोड़ा सा भी पॉइंट को इधर उधर होता है तो आपको कोई फायदा नहीं होता मेहनत करने का। तो इस सभी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। तो अभी आप सीख रहे हो तो आप अच्छी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। D1 दिया, D2 दिया, K का वैल्यू लिख दिया। टेम्परेचर का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को प्रेशर यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब आ जाता है कि भाई फोर्स क्या होता है। अगर फोर्स रिक्वायर्ड तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि भाई फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के लिए मुझे कितना फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए, तो P फोर्स इक्वल टू हो जाता है मेरा K, यानी कि K कांस्टेंट हो जाता है मेरा एक्सट्रूजन कांस्टेंट इनटू एरिया। देखो अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि भाई प्रेशर जो होता है यानी फोर्स जो होता है एक्सट्रूजन फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, ठीक है। जो भी मेरा इनिशियल एरिया होता है उसका एरिया का, और NL लेते हैं चेंज इन एरिया का, यानी कि A1 रेशियो हम लोग लेते हैं A1/A5, A1 नहीं है AI/FF, मतलब कि इनिशियल एरिया डिवाइड बाय फाइनल एरिया। और जब हम लोग इस कांस्टेंट को हटाते हैं तब यहाँ पे जुड़ जाता है मेरा एक, हमेशा आपको पता है प्रोपोर्शनल को हटाते कांस्टेंट आता है, तो K इंटू A इनिशियल, मतलब इनिशियल एरिया इंटू LN इनिशियल एरिया डिवाइड बाय फाइनल एरिया। अब क्या करना है हमको भाई, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, यहाँ से मुझे K का वैल्यू पता है, चलो ठीक है। एरिया मुझे फाइंड करना है, इनिशियल और फाइनल एरिया मुझे फाइंड करना, देन यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाके बात करेंगे इनिशियल एरिया। तो मेरा बिलेट है, डायमीटर दिया गया, मतलब हम लोग एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, π/4 इंटू D1 का है स्क्वायर। तो π/4 D1 मेरा कितना दिया गया था, आप देखो D1 इक्वल टू देख लेते हैं, D1 इक्वल टू है 0.1 मीटर, तो हम लोग पुट कर देंगे 0.1 का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लेना अपने कैलसी में, आप देख लेना इसका वैल्यू लगभग आएगा 0.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 0.852 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आप देख लेना, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना हो कि कैसे बनता है, ना कि यहाँ पे कैलकुलेशन वाला चीज़, वो तो आप पे डिपेंड करता है कैसे करते हो। अगर थोड़ा बहुत अगर गलती भी होता है वो आप देख लेना, मुझे ये बता रहा क्योंकि ये वाला चीज़ मैं एक बार कर लिया हूँ, ये चीज़ आप वहाँ पे कर लेना। इस सब चीज़ को अगर मैं करने लगूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। चलिए तो इतना हो गया मेरा A1 इक्वल टू, अब बात करते हैं फाइनल का भी चाहिए, फाइनल का। तो फाइनल कितना हो गया था, 50 तक पहुंच गया था ना, 50 mm तक पहुंच गया डायमीटर, इसको कन्वर्ट किए थे कितना 0.05। तो पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे एरिया 2 के, यानी कि π/4 इंटू D2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे π/4 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको लगभग मिलता है इसका आंसर 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर बिकॉज एरिया है। बस अब क्या, कुछ नहीं है, दैट्स इट। अब मुझे बस खाली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, इस वाले पे वैल्यू पुट कर देना है। क्या क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, K का वैल्यू आपको पता है, K का वैल्यू इधर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड में नीचे भी कर देता हूँ, 1 मिनट मैं नीचे में ही कर देता हूँ। क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। K का वैल्यू कितना दिया गया था, K का वैल्यू आपका ये वाला आया था, यानी कि 250 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 6 आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनटू आ जाता है मेरा इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया का अगर मैं बात करूंगा तो इनिशियल एरिया हम लोग कितना निकाले ये इधर देख लेते हैं, यानी कि A1 इक्वल टू 7.854। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 7.854। ये सब तो आप समझिए, यहाँ पे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, इतना आपको आना चाहिए। LN आपका I और F5 फाइनल जो भी आपका दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दिया गया ना
दिस डिवाइड बाय दिस, ये आपको कर लेना है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। जब इस दोनों का वैल्यू पुट कर देखो यानी कि AI/AF, यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। जो आंसर आपको मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, लगभग जो इससे निकलेगा ना वो निकल जाएगा 2.76 इंटू 10⁶ मिलेगा आपको। क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन में मिलेगा। और इसको हटाएंगे अगर 10⁶ को तो आप लिख सकते हो 276 इंटू आपका मेगा न्यूटन। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्स रिक्वायर्ड कितना लगभग मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखो 2.72, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो गया। तो आप यही आंसर लेना, इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा कि नहीं, तो आपका ये होगा करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा 30 नंबर का क्वेश्चन। ये आपको 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा रहा है। क्या बोल रहा है, इन द रोलिंग प्रोसेस, रोलिंग प्रोसेस में एक सीट है जो 25 mm थिकनेस का है, इज रोल्ड हम लोग कर रहे हैं 220 mm थिकनेस में, ठीक है भाई। रोल्ड इज रोल जो रोल डायमीटर है वो दिया गया है 600 mm का, mm नहीं है, ये गलती से mm है, ये mm है, ठीक है। एंड इट रोटेट्स एट 100 RPM, स्पीड भी दिया गया कितना वो रोटेट कर रहा है स्पीड से। मतलब देखो, समझो क्वेश्चन को कि ये मेरा पहले थिकनेस था 25 mm का, सीट का थिकनेस कितना था 25 mm थिकनेस का है। अब क्या कर रही है, इस थिकनेस है यहाँ पे एक रोल लगा लिए हैं। ये जो रोल है इसका क्या क्या दिया गया है, इस रोल का यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक एंगल से रोटेट करेगा, थीटा दिया रहेगा, और इसका कुछ इसका रेडियस रहेगा, ठीक है। ओके, ये मेरा क्या रोल है। इसका डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर दिया गया आपका 600 mm। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस कितना निकल जाएगा 300 mm। अच्छा, एंड ये कितना स्पीड से रोटेट करा, ये स्पीड से रोटेट करा मेरा 100 RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट। चलो ये दोनों चीज़ मेरा निकल गया मिनट में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये चीज़ मेरा रोल यहाँ पे कर रहा तो प्रेशर अप्लाई हो रहा, तो दोनों क्या हो रहा है इस तरह, नीचे में भी सेम इसी तरह का हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का थिकनेस इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और थिकनेस जब यहाँ पे घट जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे इस तरह रोल को बना दी यहाँ भी। तो ये दोनों मेरा इधर से इस तरह कुछ करके आया है, उधर से कुछ करके आया है। यहाँ पे मेरा थिकनेस कम होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो 25 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये घट के कितना हो गया था, एक सेकंड, 25 से हो गया मेरा 20, यानी कि यहाँ पे 20 mm का थिकनेस बच गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए जो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ क्या हो जाएगा, मैंने कि रोल जो रोटेट कराना उसका कॉन्टैक्ट लेंथ कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, यही तो पूछा ना, इज इक्वल टू होता है मेरा थीटा इंटू आर, दैट्स इट। यही आपको निकालना है। थीटा मीन्स क्या है, कितना एंगल में वो मेरा है रोटेट कर रहा है, एंड कितना उसका रेडियस है, दैट्स इट। ये दोनों निकल गया। और आपको रेडियस भी पता है, रेडियस आपको निकाल दिया 300 mm। बस आपको थीटा निकालना। अब थीटा निकालने के लिए आप 2 फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा थीटा इक्वल टू रूट अंडर हम लोग कर सकते हैं जो भी थिकनेस का डिफरेंस है, यानी T1 माइनस T2। जो मेरा रिडक्शन हो रहा है थिकनेस में, देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, बड़ा मेरा T1 था और T2 मेरा छोटा, इसलिए T1 माइनस T2 के डिफरेंस लेना है, बड़ा से छोटा को घटाना है, एंड डिवाइड कर देना आपको रेडियस से। यहाँ से डायरेक्ट आप करके आ सकते हो थीटा का वैल्यू। जैसे आपका कितना दिया 25 माइनस 20 डिवाइड बाई दिया गया 300। बस इसको क्या करना है, यहाँ से 20 कटेगा 5 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस इसको आप कैलकुलेट करो, विल गेट द आंसर। लगभग आपको जो यहाँ से आंसर मिल जाएगा वो 0 पॉइंट आपका मिलेगा 129 के अप्रॉक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला कर सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस डेल एच डिवाइड बाई डी। डी इज द डायमीटर, तो यहाँ पे क्या करोगे 1 करोगे माइनस डी एच। डी एच मतलब वही थिकनेस का डिफरेंस, मतलब T1 माइनस T2, बात वही बोल रहा है। तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा, और डी डायमीटर कितना दिया 600 दिया गया, 600 दिया गया। आप इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से भी करोगे तो 0.129 आ जाएगा रेडियन। क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, क्योंकि थीटा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 0.129 इंटू कर देंगे 300। यहाँ से आपको जो भी आंसर मिल जाएगा mm में मिल जाएगा, जो कि निकलेगा 38.7 mm के आसपास। यानी कि रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ मेरा कितना है 38.7 है, जो कि किसके आसपास आ रहा है, ये 39 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे 39 हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है 14th नंबर का। मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिया गया है सॉरी, थोड़ा सा मेरा तो सर्दी आ गया है कोई बात नहीं। यहाँ कुछ मेरा प्रोडक्ट दिया गया था, एंड प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस दिया गया है। कुछ क्या दिया गया, मेरा प्रोसेस दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका मोल्डिंग जो लगेज होता है वो किससे बनाया जाता है, पैकेजिंग करने के लिए जो कंटेनर वगैरह आता है लिक्विड को,
वो किससे बनाया जाता है, लॉन्ग जो स्ट्रक्चरल शेप होता है वो किससे बनाया जाता है, और कोलेक्सेबल ट्यूब जो होता है वो किससे बनाया जाता है। तो यहाँ देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको फिगर वाइज सब कुछ मैं बताऊंगा कि बेसिकली सब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो जो मेरा लगेज होता है वो मेरा बनाया जाता है ट्रांसफर मोल्डिंग से। किससे बनाया जाता है मेरा, ट्रांसफर मोल्डिंग, मतलब पी का जो है आपका 4 हो जाएगा, पी का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर मोल्डिंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा किसका, लगेज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप्लाई क्या करते हैं, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक अप्लाई करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, इट्स अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच कास्टिंग मटेरियल इज फोर्स इनटू द मोल्ड, मतलब मोल्ड में फोर्सफुली डाला जाता है। चलो फिगर वाइज ही देख लो। फिलहाल हम लोग बात करें किसका, ट्रांसफर मोल्डिंग का, यानी कि जिसे लगेज बनाते हैं। जो लगेज होता है ना, बैग जो होता है ना, हम लोग यूज करते हैं कैरी करने के लिए, कपड़ा वपड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके लिए लगेज वगैरह जो बनाया जाता है, होलो पार्ट तो इस तरह का चीज से बनाया जाता है। देखो ट्रांसफर मोल्डिंग में क्या होता है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, फिगर में ट्रांसफर मोल्डिंग में रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मोल्ड मेरा केविटी रहता है, जो यहाँ पे आप खाली देख रहे हो, ये मेरा मोल्ड केविटी है। अब इस मोल्ड केविटी में मुझे मटेरियल को फिल करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस चार्ज ले लेते हैं, मतलब मोल्टेन मेटल हम लोग ले, जो भी चीज़ जिसका भी बना रहे हैं। देन यहाँ से हम लोग प्लंजर लेते हैं, प्लंजर के थ्रू यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर जैसे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जो है इस रास्ते थ्रू, इस स्क्रू के थ्रू मेरा इस केविटी में आके फिल हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मुझे इसको लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे, इधर से पार्ट को अलग कर देंगे, और फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा मुझे प्रोडक्ट। ये जो नीचे दिया गया है ये आपका इंजेक्टर पिन है, ये भी मोल्ड को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो मुझे मटेरियल क्या मिला, जो रेड कलर का है ना, ये मेरा मटेरियल मिला। तो ये किस चीज के लिए बनाने में हम लोग यूज करते हैं, दिस इज यूज टू मेक मोल्डेड लगेज, मोल्ड करके हम लोग लगेज वगेज बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। इसमें हम लोग और एक चीज याद रखना, इसमें अधिकतर हम लोग जो यूज करते हैं वो थर्मोसेट का यूज करते हैं। ठीक है, थर्मोसेट प्लास्टिक का क्या यूज हम लोग करते हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक। आपको ये चीज तो पता ही होगा ना, थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट नाम से पता चला सेट है, मतलब उसमें हम लोग हीट अप्लाई करके बार बार उसको हम लोग सॉफ्ट नहीं कर सकते। मतलब थर्मोसेट प्लास्टिक कैसे होता है, जैसे मान लो ये मेरा कोई मटेरियल है, इस पे हम लोग हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ये ना भले जल के राख हो जाएगा, लेकिन फिर से ये स्मूथ मेरा नहीं होगा, फिर से मेरा स्मूथ नहीं होगा, या फिर मेरा सॉफ्ट ये नहीं होगा। ये होता है मेरा क्या, थर्मोसेट प्लास्टिक। एक होता है मेरा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक नाम से पता चला, थर्मो हीट देने से वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप पॉलीथिलीन जो यूज करते हैं ना, पॉलीथीन सब्जी लाने के लिए, आप उसको बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा आप हीट दोगे ना तो मेरा सॉफ्ट हो जाता है, फिर ठंडा करो फिर वो कोल्ड हो जाएगा, फिर सॉफ्ट, फिर हीट दो फिर वो मेरा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसको बार बार हम लोग शेप एंड साइज में ढाल सकते हैं, किसको, थर्मोप्लास्टिक को। लेकिन थर्मोसेट क्या होता है, प्लास्टिक एक बार अगर कन्वर्ट हो गया ना तो वो मेरा हो जाएगा, भले जल जाएगा, लेकिन वो मेरा फिर से सॉफ्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, वो चीज हो जाता है थर्मोसेट प्लास्टिक। तो इससे हम लोग थर्मोसेट प्लास्टिक का प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, ध्यान रखना इस पॉइंट का। चलिए हम लोग का हो गया, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने जैसे कहा कि मेरा अगर कोई अगर ये पूछेगा कि थर्मो मोल्डिंग में करते क्या है, तो इट्स अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच, मैं लिख देता हूँ, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें करते क्या है, इन विच, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, हम लोग कास्टिंग मटेरियल बनाते हैं। कास्टिंग मटेरियल इज फोर्स्ड इनटू मोल्ड, कैविटी या फिर मोल्ड, कैविटी ही लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कास्टिंग जो मटेरियल रहता है उसको हम लोग फोर्सफुली डालते हैं कहाँ पे, मोल्ड कैविटी में। उसके बाद हम लोग सारे पिन को, दोनों तरफ का डाया को हटा के मेरा मटेरियल मिल जाता है। और इसमें हम लोग यूज करते हैं कैसे मटेरियल को, थर्मोसेट वाले प्लास्टिक को यूज किया जाता है, उससे हम लोग बनाते हैं। जैसे आप जो आपका लगेज हो जाता है, बैग हो जाता है, डिफरेंट तरह का बैगेज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, बोतल वगैरह बनाया जाता है, और तरह का बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक का हम लोग चीज बनाते हैं। ठीक है, हम लोग जो बाल्टी यूज करते हैं प्लास्टिक का, वो सभी किससे बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है इसी से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा ये चीज तो क्वेश्चन हो गया, यानी कि हो गया पी का 4 नंबर, पी का 4। बात करते हैं पैकेज कंटेनर ऑफ लिक्विड, फॉर लिक्विड के लिए जो पैकेज कंटेनर होता है वो किससे बनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लो मोल्डिंग।
आपका 5 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? ब्लो मोल्डिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर, ब्लो मोल्डिंग। अब बोलेंगे सर ब्लो मोल्डिंग, देखो नाम से ब्लो, ब्लो करना मतलब फुलाना, एयर डाल के। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, देखो जैसे मैंने कहा थर्मो जो ट्रांसफर मोल्डिंग होता है इसमें हम लोग थर्मोसेट प्लास्टिक का यूज किए हैं, ठीक है, थर्मोसेट, यहाँ लिख देते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक। लेकिन ब्लो मोल्डिंग में यूज करेंगे थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसा थर्मोप्लास्टिक जो पानी का पीने का बोतल रहता है वो मेरा थर्मो कैसा रहता है, थर्मोप्लास्टिक नहीं तो थर्मोप्लास्टिक रहता है, ना कि थर्मोसेट प्लास्टिक। उसको थोड़ा सा हीट दोगे ना सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हीट दोगे मतलब फिर ठंडा हो जाता है। आप देखो जो 20 रुपये का बिस्लेरी का पानी का बोतल लेते हो आप, चलो उसको लेके चलो, ठीक है, इस तरह का मेरा बोतल रहता है। आप उसको थोड़ा सा ट्राई करना, उसको हीट देना, कहीं अगर हीट दोगे तो उसमें चपक जाता है, यानी कि वो क्या हो गया मेरा, चपक गया, मतलब उसको हीट दिए फिर ठंडा किए तो मेरा पूरा टाइट हो जाता है। फिर आप उसको फिर हीट दो, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर ठंडा करो फिर कोल्ड हो जाएगा। ये बार बार मतलब हीट के बेसिस पे हम लोग उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, शेप एंड साइज में उसको ढाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेरा थर्मोप्लास्टिक। जो ब्लो मोल्डिंग होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं वो सभी ऐसे चीज जो कि मेरा थर्मोप्लास्टिक का बना रहता है। इसलिए जो पेकिंग कंटेनर्स रहता है लिक्विड के लिए वो हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लो मोल्डिंग का। अब भाई इस प्रोसेस में करते हैं क्या, चलो फिगर्स में आपको समझाता हूँ। फिगर नहीं, आपको वीडियो ही देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इट्स जैसे मैंने कहा कि ब्लो मोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ फॉर्मिंग होलो ऑब्जेक्ट बाय ब्लोइंग एयर इन ए थर्मोप्लास्टिक मोल्टेन ट्यूब। देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऊपर में मेरा प्लास्टिक का पाउडर डाला जाता है। क्या डाला है, प्लास्टिक का पाउडर। अब प्लास्टिक का पाउडर जा रहा है, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, मतलब उस जो भी मेरा प्लास्टिक है उसको हीट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एयर यहाँ पे दिया जाएगा, एयर यहाँ पे दिया जा रहा है। जब मेरा वो प्लास्टिक यहाँ जा रहा है तो जैसे एयर दिया जा रहा है वो फूल जा रहा है, और फूल के मेरा प्लास्टिक का डिब्बा बन के रेडी हो जा रहा है। दैट्स इट। इसके बाद हम लोग कास्टिंग को दोनों तरफ से हटा के और मेरा जो है वो मेरा पार्ट्स निकल जाता है। तो क्या समझे यहाँ पे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इसमें जो है हम लोग होलो पार्ट्स बनाते हैं, होलो बनाते हैं, ठीक है, होलो पार्ट्स बनाते हैं, होलो पार्ट्स। जैसे कि हम लोग ग्लास का बोतल ले लो, ग्लास बोतल उसको बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका होलो ऑब्जेक्ट है ना वो सबको इससे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है। बॉटल्स या फिर हम लोग बना सकते हैं होलो ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग बना सकते हैं। होलो पार्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा चीज क्या है, इसमें हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, थर्मोप्लास्टिक के लिए। थर्मोप्लास्टिक जो कि हीट देने से वो सॉफ्ट और फिर हम लोग ठंडा करने से वो मेरा हार्ड हो जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं? चलो अब यहाँ पे नीचे में फिगर में देखो, यहाँ कुछ प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या किए भाई, यहाँ पे हम लोग मटेरियल को लिए और हीट किए। हीट किए मैंने हीटेड प्लास्टिक एक्सट्रूजन इन द हॉल ट्यूब, ठीक है, डाला जाता है पूरे में, हम लोग डाल दिए, अंदर डाल दिए, और उसके बाद इसको हम लोग एयर ब्लो किया जाता है, एयर इसमें डाला जाता है। एयर जैसे में इसमें डाला जाएगा फिर ये क्या होने लगा, फैलने लगेगा चारों तरफ। जितना बड़ा मेरा पूरा का पूरा पैकेज है या फिर जितना बड़ा मेरा मोल्ड है उस मोल्ड में चारों तरफ फैल जाएगा। और फैलने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक हम लोग थर्मोप्लास्टिक लिए, उसको हम लोग हीट किए, फिर हम लोग मोल्ड कैविटी में डाले, फिर एयर ब्लो किए। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पियर्सन बोला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग पियर्सन कहते हैं, इसलिए बोला गया पियर्सन फिल मोल्ड। एंड देन क्या करते हैं हम लोग, इस जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग ट्रिम करते हैं या कट करते हैं या कट के हटा देते हैं। जो मेरा मोल्ड बनाया गया था, या तो सैंड का बनाते हैं या फिर क्ले का बनाया जाता है या फिर किसी और रिफ्लेक्टिव मटेरियल का बनाते हैं, उसको हटा देंगे और फाइनली मुझे बोतल यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीज़ था मेरा। देखो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या कहा गया था कि मेरा जो आपका एक सेकंड ब्लो मोल्डिंग था ना, तो पैकिंग करने के लिए जो कंटेनर लिक्विड वगैरह का रहता है वो हो जाएगा मेरा किससे, ब्लो मोल्डिंग से। समझ गए होंगे हम लोग। चलिए लास्ट आ जाता है, सॉरी लास्ट नहीं है, 20 सेकंड लास्ट है। लॉन्ग स्ट्रक्चरल शेप्स, मतलब लॉन्ग लंबा स्ट्रक्चर जो शेप बनाते हैं वो किससे बना जाता है, इसका जो हम लोग यूज किया जाता है दैट इज, ये हम लोग करते हैं आपका हॉट रोलिंग। किसका यूज करते हैं, हॉट रोलिंग। देखो हॉट रोलिंग क्या होता है, दोनों रोल के बीच में पास किया जाता है बड़ा थिकनेस का, ये पतला थिकनेस बन जाता है, तो बस ये हॉट रोलिंग है। चलो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो हॉट रोलिंग, एक हॉट रोलिंग भी होता है, कोल्ड रोलिंग भी होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर से जो भी हम लोग मटेरियल को डालते हैं उसका क्या हो जाता है, ग्रेन वगैरह रिफाइन हो जाता है, ठीक है, और लेंथ हमको बड़ा मिल जाता है, लॉन्ग स्ट्रक्चरल मुझे शेप मिलता है। और ये जो हम लोग करते हैं, जो कि मेरा हॉट रोलिंग का बात करें, अगर हॉट रोलिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे हाई
टेम्परेचर अप्लाई करेंगे और प्रेशर कम अप्लाई करेंगे। कोल्ड रोलिंग का बात करें यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से मेरा जो शेप एंड साइज कन्वर्ट हो जा रहा है वो मेरा हीट के अप्लाई कर रहा है ना, हीट तो है ही, जो कि हीट है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने की जरूरत पड़ा नहीं। कोल्ड वर्किंग में चूंकि हम लोग प्रेशर अप्लाई करते नहीं है, बस रोल लेते हैं, हीट की वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करते, तो भाई मुझे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं। और दूसरा चीज़, अगर हम लोग हीट रोलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो कोर्स होता है वो मेरा जो क्या हो जाएगा, मेरा ग्रेन जो है वो मेरा छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कोर्स बड़ा बड़ा था ना, वो बड़ा बड़ा कोर्स से ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो अप्लाई किए, प्रेशर कम लेकिन टेम्परेचर अप्लाई किए, इसके बाद ये कन्वर्ट होकर छोटा छोटा मेरा ग्रेन में हो गया। मतलब ये मेरा कोर्स ग्रेन से मेरा क्या हो जाता है, मेरा फाइन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, कोर्स मेरा फाइन ग्रेन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड रोलिंग में क्या होता है, इसमें जो ग्रेन होता है वो बस लॉन्गर होता है, लंबा लंबा कर दिया जाता है। ये गया ना, इधर जाने के बाद क्या हो जाता है, ये मेरा लंबा लंबा इस तरह का ग्रेन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेन नया फॉर्मेशन होता नहीं है, बस उसको शेप अलग अलग ढाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से ग्रेन का फॉर्मेशन होता नहीं हो, उसको टूट फूट के अलग फॉर्मेशन, जिसकी तो प्रॉपर्टी वगैरह बढ़ मेरा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। और अगर बात करें रेसिडुअल स्ट्रेस कहाँ जनरेट होता है, तो स्ट्रेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई किया ना, यहाँ पे ग्रेन तो कन्वर्ट होकर नया नहीं बना, नया वो जन्म नहीं लिया, उसी को हम लोग प्रेशर वगैरह अप्लाई इतना ज़्यादा कर दिए कि वो मेरा पतला जैसे तैसे मेरा मुड़ गया, अलग शेप साइज में ढल गया, किसमें, कोल्ड रोलिंग में। लेकिन हॉट रोलिंग में क्या हुआ, हॉट रोलिंग में हम लोग ये देखेंगे जब हम लोग टेम्परेचर अप्लाई किए तो वो मेरा पूरी तरह से ग्रेन नया बन गया, छोटा छोटा ग्रेन हो गया। तो यहाँ पे कोई भी मुझे स्ट्रेस, रेसिडुअल जो स्ट्रेस होता है वो मेरा नहीं देखने को मिलता मटेरियल में, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, अगर टेम्परेचर यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ मेरा डक्टिलिटी भी मेरा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे मेरा डक्टिलिटी घटता है, क्योंकि हार्ड होते जाता है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है तो हार्ड होते जाता है, मतलब डक्टिलिटी क्या हो जाता है, मेरा घट जाता है। लेकिन यहाँ पे हीट के चलते डक्टिलिटी मेरा बढ़ता है। तो ये हॉट रोलिंग कोल्ड रोलिंग दोनों से हम लोग जो है लॉन्ग स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया, मैं सब बता दिया। और भाई ऑब्वियसली बात है, अगर हम हॉट रोलिंग करेंगे तो ये हम लोग एबव करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जहाँ पे मुझे क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या हो जाए, रिक्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पे मेरे देखो रिक्रिस्टलाइजेशन, देखो एक होता है जब सॉलिड हम लोग पढ़े थे तो सॉलिड में हो जाता है दो तरह का सॉलिड, एक होता है मेरा क्रिस्टल सॉलिड या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है आपका क्या एमॉर्फियस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हो जाता है, जहाँ पे मेरा जो मटेरियल में जो एटम रहता है वो ऑरेंज वे में सजा हुआ रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि उस सॉलिड के अंदर में जो एटम रहेगा वो ऑरेंज वे में सजा हुआ रहेगा। लेकिन अमॉर्फियस करने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो आपका एटम्स है वो कैसा रहेगा, डिसअरेंज रहेगा, जैसे कि मान लो ऐसे जैसे तैसे जैसे तैसे बड़ा छोटा इस तरह का रहेगा, वो अरेंज ढंग से रहेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैसे लाइन बाय लाइन सजा हुआ मेरा है, किसमें, अगर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसी रीजन से मेरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है, जैसे अधिकतर मेरा मेटल वगैरह आता है, जैसे इसका हम लोग रबड़ ले सकते हैं, ठीक है, वुड ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके अंदर एक अरेंजमेंट रहता है, तो एटम के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स रहता है ना, मोलिकुलर फोर्स रहता है, वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। इसलिए इसे हम लोग ज़्यादा फोर्स टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, उसको ब्रेक करने के लिए इसमें हम लोग कम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो क्रिस्टलाइन मतलब एटम वगैरह अरेंज में है, देखो रिक्रिस्टलाइन मतलब इस क्रिस्टल को फिर से बनाना और एक बार कन्वर्ट करना। तो इसमें एक खास टेम्परेचर होता है, जब उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, उसके अगर नीचे करेंगे तो हम लोग कोल्ड वर्किंग बोलते हैं, अगर ऊपर करेंगे तो उसको बोला जाता है मेरा आपका हॉट रोलिंग या फिर हॉट वर्किंग। बेसिकली हॉट रोलिंग इज अ टाइप ऑफ हॉट वर्किंग और कोल्ड रोलिंग इज अ टाइप ऑफ कोल्ड वर्किंग, जो कि मेरा टेम्परेचर बिलो करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये अबव करते हैं रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर और ये बिलो करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। बाकी प्रेशर यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने कहा हॉट है तो प्रेशर कम अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। कोल्ड है तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। इसमें मेरा नया ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है, किसमें, हॉट में। कोल्ड में मेरा कोई ग्रेन बनता नहीं है, इसमें बस खाली वो लंगर होता है और डिस्टॉर्ट होता है, मतलब विकृत मतलब उसको हम लोग डिस्टॉर्ट जैसे जैसे उसको बदल देते हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे मेरा टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं और मेरा ग्रेन न्यू बन रहा है, जिसके चलते यहाँ में जो रेसिडुअल स्ट्रेस है वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होता है, क्योंकि इसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, प्रेशर थोप रहे हैं, उसमें प्रेशर थोप के उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती किया जा रहा है। यहाँ पे टूल होल्डिंग जो होता है कॉस्ट मेरा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे मेरा कम लगाना पड़ता है, क्योंकि हीट वगैरह का जरूरत पड़ता है ना, यहाँ पे मशीन वगैरह और चाहिए।
यहाँ पे मेरा डक्टिलिटी इंप्रूव होता है क्योंकि हीट के चलते हीट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर मेरा बढ़ने के साथ डक्टिलिटी मेरा बढ़ता है। यहाँ मेरा डक्टिलिटी घटता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। सरफेस फिनिश यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा देखने कम देखने को मिलता है, एक्यूरेसी इज लेस। यहाँ सरफेस फिनिश अच्छा देखने को मिलता है। रीजन क्यों? टेम्परेचर अप्लाई करता है, न्यू ग्रेन बनता है, तो न्यू ग्रेन बनता है तो उसको हम लोग फिर से फिनिश वगैरह करना पड़ेगा। और ये पहले से ही मेरा फिनिश सरफेस था, बस टेम्परेचर अप्लाई करके अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिए, ऊपर तो मेरा स्मूथ ही रहा। ठीक है, तो ये कुछ होता है डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे थे कि मेरा जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल शेप्स है वो किससे बना जाता है, तो यहाँ पे हॉट रोलिंग करेक्शन एंटर हो जाएगा, यानी कि R का 2, तो R का 2 आ गया। लास्ट आ जाता मेरा कोलेक्सिबल ट्यूब। कोलेक्सिबल ट्यूब क्या आ जाता है, जो आप पेस्ट यूज करते हो ना, कोलगेट का पेस्ट, ठीक है, या फिर जो परफ्यूम यूज करते हो। चलिए यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पे एक सेकंड, इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ जो आपका देख रहे हो ये पेस्ट है, या फिर आप पेस्ट तो चलो आजकल प्लास्टिक का अधिकतर पाया जाता है, जो अधिक तरह का मेडिसिन मिला जाता है ना, जो मिलता है आपका मेडिसिन बहुत सारा ऐसा लगाने के लिए, जो आपका कहीं चोट आ जाता है तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो वो एल्युमिनियम का, अधिकतर ये चीज़ जो एल्युमिनियम का बना रहता है, ये ले लो। या फिर आप परफ्यूम जो हम लोग यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो सभी मेरा एल्युमिनियम प्रोडक्ट का बनाया जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूजन का यूज़ करते हैं। अब इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में करते क्या है, एक्सट्रूजन आपको पता है, हॉट एक्सट्रूजन, आपका कोल्ड एक्सट्रूजन, यही हॉट में हम लोग क्या करते हैं, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और कोल्ड जो एक्सट्रूजन होता है वो करते हैं हम लोग बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और बाकी आपको पता है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई करता है, प्रेशर कम। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम। सरफेस फिनिश यहाँ पे अच्छा मिलता है, सरफेस फिनिश हॉट वाले में कम मिलता है, और डिफरेंस में आपको बता दिया। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, खाली एक्सट्रूजन याद रखना है, एक्सट्रूजन में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर रैम से कंप्रेसिव फोर्स लगा के जो मेटल है उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पतला स्ट्रेट। ठीक है, चलो तो कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में क्या, इम्पैक्ट फोर्स मतलब देखो यहाँ पे वर्कपीस डाला जाता है और एक पंच के द्वारा हम लोग प्रेशर यहाँ पे डाला जाता है। जैसे प्रेशर डाला जाता है तो क्या हो जाता है, देखो इस तरह का मुझे, देखो ऊपर तरफ दोनों उठ गया ना, उठ गया मतलब एक खोखला तरह का मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाता। मान लो ज़्यादा बड़ा रहता तो इस तरह मिल गया, तो इस तरह डिब्बा बन गया, इसका हम लोग यहाँ पे कैप लगा देंगे तो मेरा बन गया। अब इसका हम लोग यूज़ करते हैं क्या, जैसे कोई भी प्रोडक्ट डालने में, या फिर बहुत तरह का हम लोग कोलगेट वगैरह में, या फिर मेडिसिन वगैरह में, महलम जो यूज होता है वो सो, या फिर बॉडी स्प्रे में, और डिफरेंट तरह का चीज़ों को बनाने में, हॉलो जो पार्ट्स होता है एल्युमिनियम का, उसको बनाने में काफ़ी हम लोग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था कोलैप्सिबल ट्यूब। देखो कोलैप्स मतलब क्या था, कोलैप्स नहीं था कि भाई उसका कंपनी कोलैप्स कर गया, वो कोलैप्स कर गया, मतलब कोलैप्स मतलब अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो फट से वो जो है कोलैप्स कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। आप देख ही सकते हो जो मेरा ट्यूब रहता है वो कैसा रहता है, पूरी तरह से मेरा खाली रहता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आप इस तरह करके दाबोगे ना, दोनों तरफ से अप्लाई करोगे, ठीक है, तो मेरा पचक जाएगा, यहाँ से मेरा पेस्ट वगैरह निकलने लगता है। या परफ्यूम वाला भी देख लो, आप जो परफ्यूम यूज करते हो आप दोनों हाथ से दबा कर देखना, तुरंत वो मेरा कोलैप्स कर जाएगा। तो कोलैप्सिबल ट्यूब जो होता है वो बनाया जाता है किससे, मेरा आपका बनाया जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 3, यानी करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा। थोड़ा लंबा गया है बिकॉज हम लोग यहाँ पे समझो एक क्वेश्चन को डील नहीं किया, यहाँ पे आपसे जो मैंने बताया लगभग आपका 5-4 गो थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। तो बेसिकली आपका 4 थ्योरी हम लोग पढ़े। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका 2004 में पूछा गया, 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिया गया ये भी आपका। देखो यहाँ पे बोला गया कि 2 mm थिक एक मेटल है सीट, ठीक है भाई, एक मेटल का सीट है जो कि 2 mm थिकनेस का है। हाँ, आगे बढ़ते इसको बेंड हमको करना है, ठीक है, बेंड करना एट ए एंगल, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक एंगल में इसको बेंड हम लोग कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं 1 रेडियन, और उसका रेडियन कितना दिया गया, 1 रेडियन दिया गया, ठीक है। यानी कि बेंड जो एंगल है वो मेरा 1 रेडियन है। देखो यहाँ पे बेंड एंगल दिया गया, ये मेरा क्या है, बेंड एंगल, ये मेरा 1 रेडियन दिया गया। अच्छा, ये चीज दिया गया। अब बात करें क्या जा रहा है कि विथ दी बेंड रेडियस ऑफ 100 mm, बेंड रेडियस कितना है मेरा 100 mm का रेडियस जो दिया गया, यानी कि ये मान लो जो भी हम लोग रेडियस ले रहे हैं ना, वो रेडियस कितना मेरा है 100 mm का है। अच्छा, इफ दी स्ट्रेच फैक्टर इज 0.5, ठीक है भाई, एक स्ट्रेच फैक्टर लिया गया है, मान लेते हैं कि के वो फैक्टर है वो कितना है मेरा 0.5 है, ठीक है। तो बोला गया कि बेंड अलाउंस क्या होता है, बस खाली समझ लो कि बेंड अलाउंस एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग लेते हैं बेंड अलाउंस इज इक्वल टू हो जाता है मेरा अल्फा, ठीक है, इनटू हो जाता है मेरा ब्रैकेट में करते हैं R + KT। समझाते हैं कि क्या क्या सब चीज़ है। ये जो अल्फा है, अल्फा इज योर बेंड एंगल, ये क्या है मेरा बेंड एंगल, यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं बेंड एंगल, ये अल्फा हम लोग लेके चलेंगे,
अल्फा लेके चलेंगे। एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बेंड एंगल हो जाएगा मेरा अल्फा। ठीक है भाई, ये मेरा क्या है, मेरा बेंड एंगल। और आपको पता है कि बेंड एंगल जो है यहाँ पे क्या दिया है, 1 रेडियन दिया गया, तो इज इक्वल टू मेरा 1 रेडियन तो यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, एक चीज़ तो दिया गया है। आर का बात करते हैं, मेरा आर क्या है, आर जो है वो मेरा होता है इनसाइड रेडियस बेंड का। ठीक है, ये क्या मेरा होता है, इनसाइड रेडियस। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से तो इनसाइड रेडियस यहाँ पे दिया गया था 1, बोला बेंड एंड एंगल 1 रेडियन विथ बेंड रेडियस इज 100 mm। बेंड का रेडियस कितना दिया गया, 100 mm। चलो ये भी मेरा दिया गया, सब तो यहाँ पे पुट करना ही देना है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा था काफ़ी ईजी है। बात करते हैं के का। के क्या है, के जो है ये मेरा होता है लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या हो जाता है मेरा लोकेशन, एक सेकंड इसको मैं कहीं और जगह लिखता हूँ क्योंकि इसके पीछे 2 मेरा फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये क्या हो जाता है मेरा के इज योर, एक सेकंड इस कलर से लिखता हूँ, के मेरा क्या है लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का रोटेशन, अब देखो ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। इसका भी हम लोग 0.33 भी ले सकते हैं, जिस अगर इफ़ इन केस, ठीक है, ये कब लेते हैं उसके पीछे रीजन क्या है भाई, एक सेकंड 33 अगर लेंगे तब जब मेरा आर का वैल्यू जो रहेगा ना लेस देन रहेगा 2t। लेकिन जो भी मेरा थिकनेस रहता है ना, थिकनेस ऑफ द मेटल सीट, उसको अगर दुगना कर लेंगे उसके बावजूद भी मेरा रेडियस रहेगा उससे कम रहेगा, तब हम लोग 0.3 लेंगे। और 0.5 लेंगे कब, 50 लेंगे जब मेरा आर का वैल्यू जो रहेगा ना बड़ा रहेगा 2t से। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं बात करूँगा कि कौन सा हम लोग लेंगे यहाँ पे के का वैल्यू, तो यहाँ पे थिकनेस कितना दिया गया है, अगर आप यहाँ पे थिकनेस देखोगे तो थिकनेस मेरा 2 mm दिया गया है। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, टी ही बचा है, टी को लिख देता हूँ। ये जो टी है, ये टी क्या है मेरा, टी इज योर थिकनेस, क्या है मेरा थिकनेस ऑफ मेटल सीट। और ये मेरा कितना दिया गया था, 2 दिया गया। देखो 2 mm का थिकनेस दिया गया, 2 mm का दिया गया। अच्छा, तो अगर बात करेंगे 2t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2t का वैल्यू आएगा 2 इंटू टी का वैल्यू दिखने दिया है 2, यानी 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 मुझे मिला क्या, 2t का वैल्यू। अब आर का वैल्यू कितना दिया गया, अगर आप आर का वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो आर मेरा कितना दिया गया, रेडियस यहाँ पे दिया गया 100। यहाँ देखो आर का वैल्यू मेरा 100 mm का है। तो आप ही बोलाओ 100 ज़्यादा बड़ा या फिर 4 ज़्यादा बड़ा, आप बोलोगे 4 ज़्यादा बड़ा। तो आप कौन सा वैल्यू को लेंगे, के का वैल्यू को, के वैल्यू ले लेंगे 0.50। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई के का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 0.50। तो यहाँ से मुझे के का वैल्यू मिल चल गया, के टी का वैल्यू मिल गया, आर का भी, अल्फा का भी। तो बस अब क्या करना, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके आंसर ले आना है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लेंगे कि भाई बेंड अलाइनमेंट इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना था, 1 था, तो पुट करेंगे 1 इंटू पुट करेंगे आर का वैल्यू कितना था, 100 था, तो हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे 100 प्लस के का वैल्यू 0.5 था, 0.5 ले लेंगे, और टी का वैल्यू मेरा 2 था, 2 ले लेंगे। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ये 101 mm आ जाएगा। और यहाँ से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 101, यानी कि सी विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग सिर्फ देखो नहीं, प्लीज़ आप लोग लाइक करो, शेयर करो दोस्तों तक, कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा सीरीज लगा, अप्रिशिएट कीजिए सभी को जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं। देखो सिर्फ मेरे चैनल में नहीं बात करो, मैं नहीं बोल रहा कि हमें करो, हर वो कोई अगर आपको फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो आप समझो कि फ्री में पढ़ रहा, वो अपना टाइम दे रहा, अपना मेहनत दे रहा, अपना इनपुट लगा रहा, पैसा लगा रहा, हर वो चीज़ लगा रहा आप लोग के लिए। ऑब्वियसली बात है, सबका कुछ ड्रीम होता है कि भाई आगे चलकर आप लोग अगर पसंद कीजिएगा तो हम लोग का ग्रो होगा चैनल, यही हम लोग का फायदा, ये होगा बेनिफिट होगा। बट ये हम लोग पहले जो लगा रहे हैं ना वो आप लोग के लिए कर रहे हैं कि भाई नहीं, शुरू में हम लोग नीचे आप ही करो, तो शुरू में तो लॉस लगता है ना 1-2 साल का। तो जब इस तरह का कोई मेहनत कर रहा है आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, आज के टाइम पे कोई नहीं देता, तो आप लोग उस लोग को अप्रिशिएट करो, मेरे चैनल ने कहीं भी, ठीक है। और बाकी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फर्स्ट टाइम विजिट किए तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले जब भी न्यू वीडियो आपके पास आए तो। एंड इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करने से पीडीएफ और लेक्चर का सारा नोटिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिलेगा, तो आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।